नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है, लेकिन पंजाब का चुनाव भी बेहद रोचक है। यहां यूपी बिहार की बात मुद्दा बन गई है। यहां कांग्रेस को अपनी सत्ता बचानी है तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद इस सूबे में अपना पैर जमाना चाहती है। भाजपा अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ मैदान में है, तो वहीं बसपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है अकाली दल। बड़े उलटफेर की कोशिश में है, तो इस वजह से राज्य की कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय, तो कहीं 4 पार्टियों के बीच सीधी सीधी फाइट दिखाई दे रही है। 94 साल के अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल लंबी सीट से मैदान में हैं। उम्र और हेल्थ इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला सीट से पहली बार अपनी पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं और यही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अमरिंदर को आम आदमी पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही है। अमृतसर ईस्ट पर कांग्रेस के नवजोत सिद्धू और अकाली दल के विक्रम मजीठिया आमने सामने हैं। 18 साल में पहली बार सिद्धू को इस तरह की सीधी चुनौती मिल रही है, तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी 2 सीटों भदौर और चमकौर साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही जगह उन्हें आम आदमी पार्टी से चुनौती मिल रही है। आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा घोषित किए जा चुके उम्मीदवार भगवंत मान संगरूर जिले की धुरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में 117 सीटों को लेकर पूरा ये दमखम सभी पार्टियां दिखा रही हैं, तो सत्ता में वापस आने की कवायद में अकाली दल बना हुआ है। बीजेपी ने भी अमरिंदर की पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो मुकाबला बड़ा रोचक पंजाब में दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ और पंजाब के समीकरण हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर पंजाब में आबादी और जो जातीय समीकरण है उस पर देखा जाए तो पंजाब में हिंदुओं की आबादी लगभग 40% है। सूबे में करीब 1.5 करोड़ हिंदू रहते हैं और पंजाब में 1,93,00,000 या 1% लगभग 2% मुसलमानों की आबादी है। पंजाब में मुसलमानों की संख्या 5,35,000। क्रिश्चियन की अगर बात करें तो क्रिश्चियन भी 1.25% क्रिश्चियन की संख्या भी है और राज्य में करीब 3,48,000 क्रिश्चियन हैं। तो ये पूरे जातिगत समीकरण वहाँ के हैं। और अब बात करते हैं मुख्य विधानसभा क्षेत्र अमृतसर पूर्व से नवजोत सिंह सिद्धू, मुख्य विधानसभा क्षेत्र जलालाबाद से सुखबीर सिंह बादल, ये उनका निर्वाचन क्षेत्र है। साथ ही डेरा बाबा नानक से सुखजिंदर सिंह रंधावा का निर्वाचन क्षेत्र है और पटियाला शहरी क्षेत्र से कैप्टन अमरिंदर सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है। लांबी की अगर बात करें तो प्रकाश सिंह बादल का ये निर्वाचन क्षेत्र है और ये तमाम वो चेहरे हमने आपको दिखाए जो एक बड़े चेहरे थे, जिनको लेकर लगातार सियासत गर्म हो रही है। ये मुख्य चेहरे आपको दिखा दें। अनमोल गगनमान वर्तमान में पंजाब की राजनीति में एक नया है लेकिन बहुत सक्रिय चेहरा है। अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पटियाला के शहरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। तो वहीं कुछ दिन पहले ही बड़े फेरबदल के चलते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अब उनका अगला कदम क्या होगा ये उनके आने वाले नतीजों पर निर्भर करता है। कुंवर विजय प्रताप सिंह पंजाब पुलिस के पूर्व आईजी और बेअदबी मामले में जांच में इनकी भूमिका काफ़ी अहम रही, तो ये मुख्य चेहरे रहे। वहीं क्षेत्रीय आधार पर सीटों की अगर बात करें तो 2017 के जो नतीजे हैं उसमें मालवा में सबसे ज़्यादा कांग्रेस 40 सीटें लेकर आई थी, मांझा में कांग्रेस 22 सीटें लेकर आई थी, भाजपा को 1 सीट मिली थी, अकाली दल 2 सीटें यहां पर प्राप्त कर पाई थी। तो वहीं अगर हम बात करें और क्षेत्रों की जिसमें दोआबा, जहां भाजपा को 1 सीट मिली, कांग्रेस 15, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, अकाली दल यहां से 5 सीटें जीती थी। तो 2017 की ये नतीजे हैं। मालवा की अगर बात करें तो भाजपा को 1, कांग्रेस को 40, आम आदमी पार्टी को 18 सीटें और एलआईपी को 2 सीटें, अकाली दल को 8 सीटें यहां से मिली थी। चलिए तो आज हम इन्हीं समीकरणों को लेकर चर्चा करते हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ गोपाल पाठक, नेता बीजेपी, अश्विनी हांडा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, मुकेश जायसवाल आम आदमी पार्टी से। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अगर बात की जाए तो अश्विनी जी आपसे बात करेंगे, चूंकि सरकार कांग्रेस की रही और लगातार कांग्रेस में भी फेरबदल देखने को मिला और एक ऐसा मुद्दा मुख्यमंत्री को लेकर गरमाया कि पूरे देश की मीडिया में वो सुर्खियों में बने रहे। उसके बाद अब लगातार
फिर कुछ ऐसे मुद्दे उठकर सामने आए हैं जिसमें तमाम बातें कही जा रही हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है। क्या कुछ लग रहा है कि पंजाब को लेकर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ वहां निकल कर आएगी, या फिर जो विवाद और जो बयान आए हैं उनमें नीचे कहीं दब कर रह जाएगी? दिनेश जी धन्यवाद। लेकिन जैसे आपने कहा कि कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों से काम किया है, जब से कांग्रेस की सरकार है, नशा मुक्ति जो था वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कांग्रेस सरकार के लिए। लेकिन आज आप देख लीजिए कि पंजाब के अंदर नशा एकदम खत्म हो गया है। जो युवा है वो नशे से हटकर रोजगार की ओर है और अच्छे तरीके से तरक्की कर रहा है। और इस बार जो है वो एक और बड़ी चीज की गई है कि हमारी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एक दलित जो नेतृत्व है वो दिया गया है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है। हम जो दलितों को जो है उनका अधिकार देंगे, लेकिन किसी ने कार्यान्वित नहीं किया उस चीज को। लेकिन कांग्रेस ऐसी एक पहली पार्टी है जिसने देश के अंदर निचले स्तर पर जो आखिरी व्यक्ति है हमारा, उस तक ताकत पहुंचाने की काम किया है। और वो आज आपको देखने को भी मिल रहा है, जिस तरीके से पंजाब के अंदर चन्नी जी ने काम किया है। पिछले कुछ ही दिनों में 100 दिन का कार्यकाल रहा उनका, और जिसमें उन्होंने अभूतपूर्व काम किया और लोगों तक, नौकरियों तक जो है वो पहुंचाई गई, और जो भी समस्याएं थी वो हल कर दी गई। लगभग बिजली का किराया जो नहीं दे पाते थे लोग, उन सब बिजली धारकों को जो है वो उनको फ्री कर दिया गया, उनसे पैसा नहीं लिया गया। तो एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है कांग्रेस सरकार ने। रही बात, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है आतंकवाद का। जिस तरीके से खालिस्तान एक बार फिर से जो है वो सर उठा रहा है और खालिस्तान जो है वो देश के विरोध में जो है गतिविधियां चला रहा है। और अब जो सबसे बड़ी इस बार की जो इलेक्शन है वो, उसमें एक ही मुद्दा रहेगा कि क्या फिर एक बार अपना पंजाब के अंदर खालिस्तान पनप पाएगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जो है वही हल कर सकती है। कांग्रेस ने एक बड़ा रोल निभाया था पंजाब के अंदर आतंकवाद खत्म करने को, वो सिर्फ श्रेय जाता है कांग्रेस पार्टी को। और जिस तरीके से आज आपने देखा कि देश के विरोधी ताकतें जो हैं वो पंजाब के अंदर एंटर हो चुकी हैं, और उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का भी नाम लिया जा रहा है। तो आज जो मुद्दा है वो सुरक्षा का है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का है। मुझे पूरा यकीन है, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने पिछले टेन्योर में जो आतंकवाद खत्म करने का काम किया, पंजाब को खुशहाली के राह पर लाया, पंजाब को शांति की ओर आगे बढ़ाया, और पंजाब जो है वो देश के जो विकसित राज्य हैं उनमें लेकिन अश्विनी जी, आप पंजाब को शांति की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री इस तरफ मुंह करके बैठते हैं, प्रदेश अध्यक्ष उस तरफ मुंह करके बैठते हैं, दोनों में समन्वय नहीं है। अभी आप कह रहे हैं लड़ाई शांत हो गई है। अगर मान लीजिए आपको जनाधार मिलता है, बहुमत मिलता है, तो क्या ये कुर्सी की खींचतान शांत होगी या फिर और बढ़ेगी? क्योंकि अभी तो चलिए 6 महीने के लिए था, तो शायद हो सकता है नवजोत सिंह सिद्धू ने थोड़ा सा धैर्य रख लिया हो कि चलिए 6 महीने की बात है, उसके बाद देखेंगे। लेकिन अब 5 साल का मौका शायद वो नहीं छोड़ेंगे। दिनेश जी, आपने देखा कि राहुल जी ने, जो हमारे पार्टी उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि पंजाब में हमारा चेहरा मुख्यमंत्री का श्री चन्नी जी होंगे, और इसमें अब कोई मतभेद नहीं है। और सिद्धू जी, अगर हमारी सरकार बनती है और सरकार उसमें होगा, निश्चित तौर पे सिद्धू जी को एक भारी पद दिया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे सिद्धू जी के जो विरोधाभास है उसको भी ठीक किया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई मतभेद वाली बात नहीं है। आपने देखा, हम एकजुट होकर इस चुनाव में जा रहे हैं और एकजुट होकर लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पे हम आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी और हमारी सरकार कांग्रेस में होगी। कोई भी मतभेद नहीं है, किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। मतभेद बस इतना है कि केजरीवाल अपनी मंशाएं साफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जिस तरीके से आतंकवाद का सहारा लेके पंजाब के अंदर जो है वो खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो एक विषय है जो है वो आज लोगों में है, और लोग उसी पे वोट डालेंगे, मुझे ये पूरा यकीन है। चलिए गोपाल पाठक जी,
बीजेपी को लेकर अगर बात करें तो बीजेपी अब क्या सिर्फ अमरिंदर सिंह के सहारे, कैप्टन के सहारे ही अपनी नैया को पार करवाएगी, या बीजेपी खुद भी कुछ अपनी स्थिति को मजबूत करेगी पहले की अपेक्षा? शुक्रिया दिनेश जी। मैं अभी अश्विनी जी के लिए सुन रहा था और उन्होंने काफी मुद्दे कहे भी और उन्होंने कुछ ये भी बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम कराया है पंजाब में और युवा सक्सेस हो रहा है। उन्होंने न जाने क्या क्या उन्होंने कहा। देखिए, जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर क्या करेगी या फिर अमरिंदर सिंह, देखिए अमरिंदर सिंह जी की एक बहुत अच्छी छवि है पंजाब के अंदर। अगर कांग्रेस 2017 के चुनाव में अगर पंजाब में जीत कर आई तो सिर्फ इसलिए जीत के आई कि वहां पर जो चेहरा थे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। लेकिन जिस तरह चन्नी जी की बात है, चन्नी जी के बस की बात नहीं है कि उनके नाम पर यह चुनाव जीत लें। और चुनाव जीतने के बाद मैं तो समझता हूँ कि दाई का अंक नहीं छू पाएगी इस बार कांग्रेस पार्टी। और बड़ा अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया केजरीवाल जी का कि केजरीवाल जी खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते। भाई यह बहुत संजीदा मुद्दा है। इस पर हमारे कविकुल के बड़े कवि हैं कुमार विश्वास जी ने जो खुलासा किए हैं, ये बड़ा विचारणीय विषय है देश के लिए कि ऐसा भी कोई सोच सकता है। इतना इस पर तो जांच हो भी रही है और होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए। ये कोई खालिस्तान का समर्थक है, किसी ने पंजाब के अंदर आप देखें कि कांग्रेस पार्टी की जब से सरकार आई है, ना तो ये अमरिंदर सिंह जी की जो बेदाग छवि थी उसको भुना पाए, ना उनको रोक सके। उनकी जगह उन्होंने दूसरे सीएम को बना दिया। अब सीएम को और इनके प्रदेश अध्यक्ष को देखो, इसमें कितनी लड़ाइयां होती हैं। प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं कि मुझको सीएम बनाओ, चन्नी जी कह रहे हैं कि मुझको सीएम बनाओ। अरे भाई सीएम बनेगा कौन, किसको सीएम बनाएंगे आप? अरे इन दोनों में इतनी न्यूरा कुश्ती हो रही है, इतनी आपस में लड़ाई हो रही है। तो प्रदेश की जनता को अच्छे से मालूम है कि अगर पंजाब को अगर अच्छे से चलाना है, सुचारू रूप से ढंग से चलाना है, ईमानदारी से चलाना है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे अच्छे उनमें साबित हुए हैं और आगे होंगे। इसलिए एक तरफ से पंजाब की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी और अमरिंदर सिंह जी के साथ जो गठबंधन है उसके लिए वोट करेगी। यानी कि बात वहीं आ गई गोपाल जी बात वहीं आ गई कि आप कैप्टन के सहारे आप अपनी नैया को पार लगवाना चाह रहे हैं। जब हम किसी के साथी होते हैं, कोई हमारा जब साथी बनता है, तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि हम उनके सहारे हैं, दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के वहां पर कोई जनाधार नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी का भी जनाधार है, सांसद भी है। तो ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। हाँ, ये बात है कि कैप्टन जी के साथ होने से ताकत बढ़ जाती है, इसमें कोई शक हो रहा नहीं है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है पंजाब के अंदर, और कांग्रेसियों को और आम आदमी पार्टी के लिए नकारने वाली है। ये पंजाब की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्ण बहुमत से सरकार में लड़ेगी, ऐसा मेरा मन कहता है। और मन नहीं कहता है, एग्जिट पोल कुछ भी कहे, लेकिन हमारा यही मानना है कि जिस प्रकार से ख्याति बढ़ रही है, इस बार प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को। चलिए, मुकेश जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरह से कुछ ही दिनों में जो माहौल तैयार हुआ है और तमाम तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? पहले इसके बारे में आपको जवाब दे दीजिए, फिर उसके अलावा फिर हम कुछ और राजनीतिक सवाल भी करेंगे। धन्यवाद दिनेश जी, महत्वपूर्ण चैनल में बात रखने के लिए आपने कहा। देखिए, जो वर्तमान स्थिति है, चाहे कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, भाई अगर अरविंद केजरीवाल भी आतंकवादी है, नक्सलाइट है, खालिस्तानी है, तो भारतीय जनता पार्टी 7 साल से क्या झकमगा रही है केंद्र में? दिल्ली में केंद्र 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार सरकार बनी आम आदमी पार्टी की। अगर हम खालिस्तानी हैं, चिंता ना करिए, झक नहीं मरा रही है। आपकी जांच भी होगी और पता भी चलेगा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया क्या, अरे सुनिए आप, अरे झक नहीं मरा रही है भारतीय जनता पार्टी, झक नहीं मरा रही है भारतीय जनता पार्टी। चलिए अपने शब्दों का अपने शब्दों पर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें। केजरीवाल जी की कहाँ है? खालिस्तान को पनाह देते हैं आप, खालिस्तान के समर्थक हैं आप, चाहते हैं खालिस्तान अलग हो, उसके प्रधानमंत्री बनेंगे आप, देश की सिक्योरिटी से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। आप देश की सिक्योरिटी के खिलाफ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झक मना रही है।
क्या आपके सहयोगी कह रहे हैं ये बात? ये चलिए बहुत बड़ा इशू है। चलिए शब्दों की थोड़ी सी मर्यादा बनाए रखिए। गोपाल जी थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम एक एक करके जवाब ले लेंगे। और मैं एक बार फिर से, चलिए मुकेश जी मैं एक बार फिर से कहूंगा कि शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए, शालीनता के साथ। हम एक दूसरे पर हम यहाँ लड़ाई करने नहीं बैठे हैं। हमें वो ऐसे प्रोग्राम भी पसंद नहीं है। हमें ऐसे प्रोग्राम बिल्कुल पसंद नहीं है कि जहां पर आपस में लोग लड़ते हुए दिखाई दें। शालीनता के साथ अपनी पूरी बात रखिए, तथ्यों के साथ रखिए, शालीनता के साथ रखिए। आप अपने प्रश्न रखिए, उनके भी जवाब लेंगे। चलिए दिनेश जी, हमने कोई अभद्रता नहीं की। जी हमने केवल मैं मुकेश जी के लिए कह रहा हूं, आप थोड़ा सा शब्दों को संयमता के साथ रखिए, शालीनता के साथ। चलिए मुकेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी धन्यवाद। देखिए सर, अगर अरविंद जी नक्सलाइट है, आतंकवादी हैं, तो केंद्र में 7 साल से मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनकी जांच एजेंसियां क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी काम के नाम पे वोट मांग रही है, बेहतर शिक्षा के नाम पे वोट मांग रही है, बेहतर स्कूल के नाम पे वोट मांग रही है, बेहतर स्वास्थ्य क्लिनिक के नाम पे वोट मांग रही है, महिलाओं को सुरक्षा के नाम पे वोट कर रही है, बेरोजगारी के नाम पे वोट रही है। हम तूतू मैमे के लिए नहीं है। कांग्रेस की सरकार पिछले 4 साल पंजाब में थी, अरविंदर सर मुख्यमंत्री थे। आज अश्वनी जी कह रहे हैं कि वहां पे बेरोजगार खत्म हो गया है, ड्रग्स माफिया खत्म हो गया है, सारी चीजें अच्छी थी, तो अरविंदर सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया कांग्रेस से? उन्होंने साफ तौर पे कुछ दिन पहले कहा कि पंजाब में रेत माफियाओं में सारे मंत्री इन्वॉल्व हैं, अगर मैंने कार्रवाई करी तो सबको जेल जाना पड़ेगा। तो ऐसी सरकार चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के, वो सार्वजनिक तौर पे ये कहते हैं कि भैया हमें वोट मत दीजिए, लेकिन कांग्रेस को वोट दीजिए। तो किस बेस पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? खुलेआम तो आप भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है, और यहाँ पे कांग्रेस नूरा कुश्ती कर रही है मुख्यमंत्री के लिए। आम आदमी पार्टी की स्थिति पंजाब में बहुत अच्छी है। मतदाताओं ने देख लिया दोनों को पिछले कई साल से। इस बार झाड़ू और अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट पड़ रहे हैं, चलिए काम के नाम पे वोट पड़ेंगे। चलिए गोपाल जी, आप अपना प्रश्न रखिए। बिल्कुल दिनेश जी, मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से मेरे साथ अभद्रता कर रहे थे, इनसे और ज्यादा इससे उम्मीद क्या हो सकती है? आप इनके मुखिया को देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी, मोदी जी के लिए क्या क्या कहते हैं। आप इनसे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। इनको भारतीय लोकतंत्र में आस्था नहीं है। अगर इनको भारतीय लोकतंत्र में आस्था होती, इनकी आवाज कौन सुनती? इनकी आवाज कौन सुनती? अब ये मेरा समय है बोलने का, ये मेरा समय है। अब आप सुनिए, मैंने आपको पूरे प्रेम से सुनाया, आप मुझे सुनिए, आप सुनिए। देखिए, इनका भारतीय लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। अगर इनका भारतीय लोकतंत्र में अगर कोई विश्वास होता, ये खालिस्तान बनाने की बात करते? आप सोचिए, आज ये टेलीविजन पर बैठकर ये अभद्रता कर रहे हैं। आप इनका देखिए, तो मैं भी किसी पार्टी की ओर से बैठा हूं, ये भी किसी पार्टी की ओर से बैठे हैं। क्या परस्पर सम्मान करना आवश्यक नहीं? बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, लेकिन असम्मान की जो भाषा है, ये आम आदमी पार्टी की मूल भाषा बन चुकी है, और इनका भारतीय लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। ये बस पंजाब में सरकार चाहते हैं, और इनकी सरकार बनना बहुत भयावह होगा। ये प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले और हमारी जो आपस की लड़ाइयां होती हैं, हम लोग लड़ते हैं, लेकिन एक सम्मान के साथ लड़ते हैं, और सम्मान के साथ होना चाहिए। ये राजनीति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप गलत भाषा का प्रयोग करें या फिर देश तोड़ने की बात करें। ये देश तोड़ने की भाषा आप सुधारिए, आम आदमी पार्टी को समझाने का काम करिए। ये नहीं, आप सुनिए, आप उन्हें समझाइए। आप केजरीवाल जी के खिलाफ लीजिए, उन्हें समझाने की आवश्यकता है। वो देश से टुकड़े करना चाहते हैं, वो देश को तोड़ना चाहते हैं। ये देश, ये एक बात सुन लीजिए, देश है तभी राजनीति कर पा रहे हो, ये देश है तभी आप चुनाव लड़ पा रहे हो। ये हिंदुस्तान है जहां आप राजनीति के लिए यहाँ टेलीविजन पे बैठ के बड़ी बड़ी डींगे हाँक सकते हैं, लेकिन दिल्ली का क्या हाल है ये सब जानते हैं। फ्री पे आप राजनीति करते हैं और देश तोड़ने की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब पड़े आम आदमी पार्टी के
मुखिया हो या प्रवक्ता हो या उनके नेता हो, और एक भी प्रवक्ता ने मजाल किया है, एक प्रवक्ता ने खड़े होकर इस बात की निंदा की हो। माँ बाप को मिलने नहीं दिया, ऐसी सरकार। सुनिए, कुमार विश्वास ने जो कहा है, कुमार विश्वास ने जो कहा है, उसका जवाब देने की हिम्मत है आपने? चलिए गोपाल जी, मुकेश जी, चलिए उसका उत्तर देने चलिए की है अश्विनी जी, बताइए, अरविंद केजरीवाल कहाँ छुप गए हैं, क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? चलिए गोपाल जी, बोले सामने आकर। चलिए अश्विनी जी, जिस तरह से तमाम तरह की बात अमरिंदर सिंह को लेकर के भी कही गई कि अमरिंदर सिंह ने आखिर पार्टी को क्यों छोड़ा, अगर सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ सही था, तो आखिर, और जो तमाम आरोप लगाए गए उस पार्टी छोड़ने के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी पर तमाम आरोप लगाए, और जैसा कि अभी मुकेश जी ने भी कहा कि रेत माफिया को लेकर उन्होंने बात कही कि सारे के सारे मंत्री रेत माफिया बने हुए हैं, रेत की स्मगलिंग कर रहे हैं, और इस तरह के आरोपों से बचने के लिए और इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे थे उसको लेकर उनको अलग कर दिया गया, और वो शायद बात भी नहीं मान रहे थे हाईकमान की कि ऊपर से जो भी आदेश आते थे वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे, ये भी उन पर आरोप लगाया गया। लेकिन क्या वाकई जो तमाम रेत माफिया जैसे आरोप कांग्रेस पर लगाए गए और नशे को लेकर के भी बात कही गई कि एक तरफ अमरिंदर सिंह थे जिन्होंने कोशिश की कि वहां से नशे की जो स्थिति बनी हुई है, विकराल स्थिति बनी हुई है, जो कि उड़ता पंजाब जो कहा जाने लगा था, उसको कहीं ना बहुत हद तक उन्होंने सुधारने की कोशिश की, लेकिन दोबारा से स्थिति वैसी की वैसी हो गई है। विनय की बात ऐसे है कि अमरिंदर जी, आज मैं आपके चैनल से एक सच्चाई बयान करना चाहूंगा कि ये जो अमरिंदर जी को पद मुक्त करने की बात थी, ये कुछ दिनों की बात नहीं है, पिछले 2-3 साल से अमरिंदर जी खुद इसमें ये कह रहे थे कि उनकी सेहत जो है वो साथ नहीं दे रही है, और जिस तरीके से जो डेवलपमेंट की स्कीम्स थी या पंजाब के अंदर विकास की एक आगे दौड़ थी, उसमें थोड़ी सी स्पीड जो है वो कम हुई थी। उसकी वजह से कांग्रेस चाहती थी कि कोई ऐसे नवयुवक या नए चेहरे को लाया जाए जो पंजाब के अंदर सरकार द्वारा किए जा रहे काम की स्पीड को बढ़ाया जाए। इस कारण जो है हमने अमरिंदर जी को ये बात कही थी कि आपकी सेहत जो है वो साथ नहीं दे रही है, इसलिए कोई ऐसा चेहरा सामने लाया जाए जिससे पंजाब के अंदर फिर से जो है वो एक तेजी जो है वो लाई जाए और लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। उसी के चलते अमरिंदर जी से ये बात चल रही थी और अमरिंदर जी ने इसको नेगेटिव ले लिया। प्रश्न ये था, प्रश्न ये भी था कि उनको जब ये लगा कि अब कांग्रेस मुझे आने वाले चुनावों में उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगी, तो उन्होंने मन बना लिया कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे, और उसके चलते एक ऐसी चीज। अब अश्विनी जी, आप ही इसमें दो बातें कह रहे हैं कि उन्होंने खुद कहा कि उनकी स्वास्थ्य सही नहीं है, वो अब काम नहीं कर पा रहे हैं, और फिर वही चाहते थे कि दोबारा भी मुख्यमंत्री बने। उत्तर इनके पास है ही नहीं। मैंने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से कांग्रेस, इनके पास कोई उत्तर नहीं है इसका। ये क्या उत्तर देंगे, ये क्या उत्तर देंगे? जो उड़ता पंजाब की स्थिति सुधारने की कोशिश की अमरिंदर जी ने, तो इस बात से कांग्रेस के नेताओं के जितने नेता थे उनके पेट में दर्द होने लगा। गोपाल जी, मैं आपको बता देता हूँ, आप तो ये तो मान रहे हैं ना कि कांग्रेस ने पंजाब के अंदर जो है वो नशा खत्म किया है, तो खत्म नहीं किया है। चन्नी जी ने आकर ये हाल कर दिया है, पंजाब का वो हाल कर दिया है। बहुत कोशिश की, जो लड़ा उसको आपने बाहर कर दिया, जो लड़ा, और पता नहीं किसके आपने हीरा खो दिया, आपने अश्विनी जी हीरा खो दिया, सिद्धू के चक्कर में हीरा खो दिया। सुनिए, आपने ये माना ना कि पंजाब के अंदर जो है वो नशा खत्म कर दिया था कैप्टन साहब ने, कर नहीं दिया था। मैंने आपने मेरा पूरा स्टेटमेंट नहीं सुना, आपने, आप तो बहुत जल्दी खुश होने लगते हैं। ये कांग्रेस की आदत हो गई है। बहुत अच्छा अमरिंदर जी ने काम किया पंजाब के अंदर, कहीं खुशी की खबर मिलती नहीं है, तो डबल कर दिया, तो डबल इंजन खुश हो जाते हैं। ये तो आपके पास में ना कोई नेता है, आपके पास में ना कोई इसका उत्तर है कि आपने अमरिंदर सिंह जी के लिए क्यों हटाया। असल में उनके जो काम को करने की कोशिश कर रहे थे वो आपके खिलाफ जा रहा था। आपकी सरकार तो उत्तराखंड में 3 महीने के बाद मुख्यमंत्री चेंज कर देती है, उसकी वजह क्या है कि आपके प्रधानमंत्री, बताइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देखिए, पूरे 5 साल हो गए, फिर से 5 साल बनने की तैयारी है। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप प्रदेश की बात उत्तराखंड में बताइए हालत क्या है।
अब मैं आपका बता रहा हूँ, आप क्या आप पंजाब बताइए, आपके पास तो सीएम कैंडिडेट ही नहीं है, आपकी सरकारी जब कहीं पर नहीं है तो आप क्या बदलोगे? आप बदलोगे क्या जब आपके पास सरकारें नहीं है? हमारे पास सरकारें हैं तो बदल रहे हैं। आपके पास देश में सिर्फ छह जगह सरकारें बची हैं, उसमें से 3 जगह भी चले जाएंगी। अब आपके पास देश में सिर्फ 3 जगह सरकारें बनेंगी। क्या बस आपकी इतनी बचेंगी। सरकारें आपके पास बचती हैं? सरकारें आपके पास हैं? बताओ कितने प्रदेशों में सरकारें हैं? ना सरकार है, ना कैंडिडेट है, ना कार्यकर्ता है, ना कोई चुनाव जीतने का विजन है। चलिए गोपाल जी, अश्विनी जी, गोपाल जी, अश्विनी जी, गोपाल जी, मुकेश जी, मुकेश जी, 6 सरकारें बची हैं देश के अंदर। चलिए अश्विनी जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द वापस आ रहे हैं और इस बहस को हम लगातार जारी रखेंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और पंजाब की परीक्षा पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, गोपाल पाठक बीजेपी से, अश्विनी हांडा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, मुकेश जायसवाल नेता आम आदमी पार्टी। सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए मुकेश जी, एक बड़ा सवाल, जिस तरह से कुमार विश्वास को लेकर चर्चाओं का बाजार जो गर्म है और कुमार विश्वास जिस तरह से खुलकर बड़े आक्रामक दिखाई दे रहे हैं और तमाम आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं, सबसे बड़ी उन्होंने एक चर्चा की, उन्होंने एक प्रसंग बताया था कि एक समय की बात थी जब कुछ ऐसे लोग थे जिनके शायद नहीं बैठना चाहिए था और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मना भी किया था कि आप इन लोगों के साथ मत बैठिए और इन लोगों के साथ मेलजोल मत बढ़ाइए। लेकिन अचानक से कई दिनों बाद जब कुमार विश्वास अचानक वहां पहुंचे तो वो देखते हैं कि उन्हें बिना बताए और उन्हीं लोगों के साथ बैठकर बातचीत की जा रही थी। कुमार विश्वास ने कहा कि उन्होंने ये कहा कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, मैंने मना किया था। तो उनसे कहा गया कि ये सब कुछ जरूरी है, इससे हमें आगे चलकर राजनीतिक फायदा मिलने वाला है। इस तरह का उनका एक बयान है जो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, तमाम न्यूज़ चैनलों पर। क्या कुछ इसको लेकर के आप कहेंगे, जिस तरह के जो आरोप कुमार विश्वास ने लगाए और फिर उसके बाद एक बड़ा मुद्दा बना जिस तरह से आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है? ये प्री प्लान है दिनेश जी, प्री प्लान है। मैं ये कहता हूं कि कुमार विश्वास जी को जिस दिन ये लगा कि भाई मैं उस बैठक में गया, उस बैठक में दूसरे लोग, तो उस दिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो साम दाम दंड भेद जितनी भी चीजें की जाती हैं, आपको याद होगा दिनेश जी, दिल्ली चुनाव में यही अमित शाह जी थे, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जी, उन्होंने कहा था शाहीन बाग में ऐसा बटन दबाना जिसकी गूंज पाकिस्तान में गूंजे। तो वहां भी इन्होंने आतंकवाद और पाकिस्तान से जोड़ दिया था आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को। देखिए परिणाम क्या हुआ, 67 में से 62 सीट जनता ने दिया। जनता ने क्यों दिया? वहां पे शिक्षा अच्छा था। देश और दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूलों में दिल्ली में मिल रही। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में 1 रुपए से लेकर 15 लाख तक इलाज दिल्ली में हो रहा है। रोजगार दिल्ली में पैदा किए गए, महिलाओं को यात्रा फ्री दिल्ली में, ऐसी तमाम योजनाओं को आज कुमार विश्वास जी ने जो सामने आके कहा है वो बिल्कुल प्री प्लान है कि भाई 48 घंटे बाद हमारा 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी सभी जगह लड़ रही है, पंजाब में सरकार बनने जा रही है, तो क्या करें? कुछ तो मिल नहीं रहा अरविंद जी के 4 सीबीआई बढ़वा दी दिल्ली में, सीबीआई ने कुछ नहीं मिला मफलर के अलावा। तो अब बोल दीजिए आतंकवादी, खालिस्तानी, ये तमाम आरोपों के साथ जितना भी ये कर ले, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल काम की राजनीति की जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी आती है उत्तर प्रदेश में, वो क्या बोलती है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और समाजवादी पार्टी बोलती है 300 यूनिट। भाई जब आम आदमी पार्टी गलत काम कर रही है, काम गलत हो रहे हैं, तो रणनीति क्यों अपना रही भारतीय जनता पार्टी? पंजाब में जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, गोवा में जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम अगर सरकार तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को 1000 रुपए 18 साल के बाद की बच्चियों को 1000 रुपए प्रति माह देंगे, घर में 4 महिलाएं हैं तो 4 को देंगे, रोजगार पैदा करेंगे, पंजाब में हम ड्रग्स माफिया खत्म करेंगे। ये आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है, उसके डर से, और पूरा सर्वे बता रहा है कि वहां तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अरगन बातें करने के लिए प्री प्लान कुमार विश्वास जी इतने हितैषी हैं देश के। तो उस दिन कहां बैठे थे जिस दिन ये बैठक हुई थी? उस दिन कहा थे मीडिया के सामने आने के लिए? 48 घंटे पहले क्यों आ रहे हैं? ये प्री प्लान है। आज देखिए उनको सुरक्षा, एक लाइन बोलिए उसको सुरक्षा मिल जाती है उस व्यक्ति को। ये प्री प्लान है, इससे मतदाता बिल्कुल आने वाले आम आदमी पार्टी काम की राजनीति पे वो आगे बढ़ रही है, और काम की राजनीति पे हम आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाएगी। ये
तो मुकेश जी, आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब आम आदमी पार्टी से डरने लगी है? भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के वो वीडियो भी अगर बोलेंगे तो भेज दूंगा। बोले आप बोल रहे हैं कि हमें वोट देना नहीं देना, आदमी पार्टी को मत देना, कांग्रेस को दे देना। मतलब कांग्रेस का नाम लेके बोल रहे हैं भाई, एक दूसरे को नहीं है। और कांग्रेस क्या कर रही है, ये खालिस्तान है, ये आतंकवादी है, ये यूपी बिहार से इस तरह से बातें कर रहे हैं। आप बोलिए ना, आप नहीं, लेकिन मुकेश जी बैठे हैं, यूपी, बताइए कितने सरकारी स्कूल खुल गए, कितने अस्पताल खुल गए, कितनी महिला सुरक्षा को है, कितने ड्रग्स माफिया जेल चले गए, इस पे कोई बात नहीं करता। लेकिन जिस तरह से यूपी बिहार वाला जो मुद्दा था, वो बयानबाजी तो सबके सामने है। भाई उनने कांग्रेस ने किया ना, चन्नी जी ने बोला ना यूपी बिहार के लोगों को बाहर करिए। यूपी बिहार के कौन नहीं आता, यूपी के लोग पूरे देश में है साहब, सिर्फ पंजाब में नहीं है। बहुत संवेदनशील लोग हैं यूपी बिहार के लोग, अच्छे लोग पूरे देश में अपनी एनर्जी देते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं और दूसरे को बेहतरशील बनाते हैं। उस पर सहभागिता होती है। आज आईएएस आईपीएस देख लीजिए कहाँ के यूपी बिहार के मिलेंगे, आप ब्यूरोक्रेसी में लोग तो इतने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग, लेकिन उसको बोल देना कि इनको अंदर घुसना देना, ये ठीक नहीं है राजनीति में। आतंकवादी कहना ठीक नहीं है। चलिए गोपाल जी, गौरव जी, आप सरकार है। मैं 1 मिनट चाहूंगा दिनेश जी का उत्तर देने के लिए। इन्हें तो शुरू कर दो तो फिर ये भाषण यहीं दे लेंगे। इन्हें पंजाब में तो बुलाया नहीं जा रहा है कहीं भाषण देने के लिए, ना कोई जनता सुनने को तैयार है। तो ये यहाँ टेलीविजन पे बैठ के भाषण देंगे, तो अभी भी दिए ही जा रहा है, अभी भी भाषण दिए ही जा रहा है। ये सुनेंगे नहीं। अरे भाई सुन तो लो, अरे सुनने की तो हिम्मत रखो, अरे सुन तो लो ना। चलिए मुकेश जल्दी में क्या आप, अरे सुन लीजिए, अरे मुकेश जी सुन लीजिए, इतनी बौखलाहट क्यों है, अरे क्यों परेशान है इसमें? अरे होगा वही जो, अरे भाई, अरे सुन लीजिए, अरे मुकेश जी चलिए मैंने आपको पूरा समय दिया, मुकेश जी आपको पूरा समय दिया, मैं सबको समय दे रहा हूँ पूरा। आप अपने आराम से निश्चिंत होकर बात रखिए, कोई जल्दबाजी नहीं हमें। अरविंद जी को जेल भेज दीजिए आप। हम उस तरह की प्रतिस्पर्धा पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखते जहां लड़ाई झगड़े, मारपीट, अपशब्द, गाली गलौच। हम बिल्कुल शालीनता के साथ, आप अपनी बात रखिए, सबको एक एक करके अपनी बात रखनी दीजिए। हम बिल्कुल टीआरपी की दौड़ में नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जो बात रख रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, वो पूरी तरह से रख पाए, लोगों तक सही जानकारी पहुंच पाए कि वाकई में चल क्या रहा है। चलिए गोपाल जी। दिनेश जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी सीरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। ये जिस तरह से इन्होंने इतना लंबा भाषण दिया, क्या इस भाषण से क्या होने वाला है? आप फ्री की राजनीति करने निकले, राष्ट्रवाद इनका कोई मुद्दा नहीं, धार्मिकता इनका कोई मुद्दा नहीं, आप बेरोजगारी इनका कोई मुद्दा नहीं, देश का विकास इनका कोई मुद्दा नहीं। क्या मुद्दा है? बिजली पानी, बस 2 जगह से शुरू होते हैं और यही बात खत्म हो जाती है। देखिए, कुमार विश्वास जी ने जिस तरह के गंभीर आरोप इन पर लगाए हैं, मुकेश जी अब सुन लीजिए आप, अब आप बीच में मत बोलिए। मूलभूत सुविधा इंसान की, हाँ ठीक है, मूलभूत सुविधाएं आपको लगती हैं, ये ठीक है, बहुत अच्छी बात, यही आपको मूलभूत लगती हैं। और भी सुविधाएं होनी चाहिए, और भी काम होने चाहिए, यही सिर्फ 2 मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है मनुष्य की। सिर्फ अगर बिजली जब नहीं थी तो क्या मनुष्य जिंदा नहीं रहता था? आप क्या मूलभूत सुविधा बता रहे हैं आप? या फिर पानी की व्यवस्था कब नहीं थी? हमेशा थी। आप केवल इन 2 बातों को लेकर आप ये नहीं कह सकते आप विकास कर दिया। विकास के कई सारे आयाम होते हैं, विकास के कई सारे आयाम होते हैं, वो आपके नजर में नहीं है और आपको पता भी नहीं है, क्योंकि ना आपको राष्ट्र से मतलब है, ना देश से, ना विकास से। आपको क्या मतलब है? आप क्या जाने? पता ही नहीं है आपके लिए, पता नहीं कहाँ से राजनीति शुरू की है और कहाँ। आप क्या आरोप लगा रहे थे कि भाजपा वाले वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें नहीं तो भाजपा को दे देना, अकाली को दे देना, आम आदमी को मत देना। बिल्कुल, भारत का हर बच्चा वोट मांगेगा, भारत का हर बच्चा ये वोट मांगेगा कि किसी को मत दे देना, आम आदमी पार्टी को मत देना। क्यों? क्योंकि आप खालिस्तान बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देश के टुकड़े करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देश के लिए बांटना चाहते हैं। यह आपकी राजनीति, यह आपका गलत। सुन लीजिए, बिल्कुल देश का बच्चा खड़ा होगा, देश का बच्चा खड़ा होगा आपके खिलाफ। आप हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, आप देश को बांटना चाहते हैं। आप देखिए बहुत बढ़ चुका हिंदुस्तान, बहुत बढ़ चुका। मुकेश जी सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए।
द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, भेद जहां तक पाला जाए। तब तक हम ईरान तक हुआ करते थे, एक समय पूरी दुनिया में पूरा भारत हुआ करता था, आर्यवर्त हुआ करता था। घट घट कर आवाज, किसी की तरफ से आवाज आ रही है पलट के, मेरी सुन नहीं पा रहा, कृपया अपनी आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए, लौट के आवाज आ रही है मेरी तरफ लौट के आवाज आ रही है, किसी की आवाज लौट के आ रही है। मेरी आवाज मुझे वापस सुनने को मिल रही है। दिनेश जी थोड़ा ये सही कराइए, आवाज पलट के आ रही है मुझे। चलिए, मैं टीम से कहूंगा थोड़ा सा अगर तकनीकी कोई समस्या है तो उसको सुलझाएं। चलिए मैं जारी रखता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत एक समय ईरान तक हुआ करता था दिनेश जी, और ईरान से घटते अब आप देखें हल्के हल्के हम लोग ईरान से हटे, अफगानिस्तान से गए, अफगानिस्तान के बाद में पाकिस्तान से गए, पाकिस्तान के बाद अब आप देख रहे हैं कि बर्मा हमारे यहाँ से निकल गया, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, ये सब भारत के हिस्से एक दिन हुआ करते। लेकिन घटते आज हिंदुस्तान यहाँ रह गया है कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल। बोलने की आदत है कि आपको बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप क्यों बेवजह बीच में बोल रहे हैं? आपका नंबर आया था, बोल लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ मुझे तथ्यों पे बोलने दीजिए। आपके पास तो कोई तथ्य है नहीं, आप बोलेंगे किस पर? बिजली पानी शुरू होंगे, बिजली पानी खत्म। चलिए अश्विनी जी भी बैठे हैं काफी देर से, आप व्यक्तिगत लड़ाई यहाँ पर ना करें, आपसी लड़ाई ना करें, शांति से एक एक करके सुनिए। चलिए गोपाल जी, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। अपनी बात पूरी करने जा रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत आज 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, लेकिन कभी ये नंबर 1 हुआ करता था। इसी तरह की विचारधारा में भारत के टुकड़े कराए और टुकड़े होते गए, फिर एक खालिस्तान बनाने की तैयारी हो रही है। ये भारत का, और आपको लगता है कि भारत का बच्चा आपको वोट देगा? गोपाल जी, आपको वोट देगा? गोपाल जी, खतरा आपके खिलाफ खड़ा होगा। गोपाल जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी की विचारधारा सही नहीं थी, और चलिए मुकेश जी आप सुनिए, मैं आपकी बात रख रहा हूं, मैं आपकी अपने शब्दों में रख रहा हूं आपकी बात। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इस तरह की जो पार्टियां रही, इनकी विचारधारा ठीक नहीं रही। 7 साल से आपकी विचारधारा है, आपकी पार्टी की विचारधारा है, पूरे देश में है, केंद्र में है। भारत का कितना हिस्सा आपने बढ़ा लिया? चलिए पहले घटते हम कम हो गए, लेकिन अब हमने कितना विस्तार कर लिया? क्या हमने 1-8 किलोमीटर जगह बढ़ा ली है भारत में? मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा दिनेश जी। ये सर्वविदित है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा था, लेकिन उस हिस्से पर कितनी गोलीबारी होती थी, बमबारी होती थी, आतंकवादी गतिविधियां होती थी। हम यहाँ तक कि श्रीनगर में अपना तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। बताइए, उसे भारत का हिस्सा कैसे कह सकते थे? नाम का भारत का हिस्सा था, वहां पर आप वंदे मातरम नहीं कह सकते थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कह सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाकर उसे पूरा हिंदुस्तान, आप देखें जिस चौक पर कभी भारतीय झंडा नहीं फहरा, आज वहां पर जनगण मनगण अधिनायक होता है, वहां पर वंदे मातरम की गूंज उठती है, और वहां पर हमारा तिरंगा क्या शान से फहरता है। गोपाल जी, इसका जवाब अश्विनी जी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। अश्विनी जी इसका जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं, वो जम्मू से ही हैं। दिनेश जी मुझे 30 सेकंड जी। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर को देर का मैं इनकी दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुन रहा हूँ, और आपने मुझे बहुत कम टाइम दिया है। इन देश की चलिए गोपाल जी, पूरा अधिकार है, देश को मैं सच्चाई बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई क्या है। चलिए हमारी विचारधारा, हमारी तय है कि हम पीओके के लिए भारत का हिस्सा बनाएंगे, और बहुत जल्दी ये होगा। चलिए अश्विनी जी। गोपाल जी ने ये तो नहीं बताया कि देश कितना बड़ा आगे, कितना हिस्सा, जो आपने प्रश्न किया कि कितना हिस्सा आपने इसमें जोड़ा, ये पिछले कई दशकों से यही झूठ बोलते आए देश के सामने कि देश को बांट दिया गया, देश को बांट दिया गया, देश को बांट। सच्चाई ये है कि लाल चौक के अंदर ये तिरंगा फहराते हैं, और 1 घंटे के अंदर ही वो, सच बोलिए, सुन लीजिए आप गोपाल जी, आप सुनिए, जारी रखिए सुनने का। लाल चौक के अंदर आपकी सच्चाई ये है कि लाल चौक के अंदर आप तिरंगा फहराते हैं, और 1 घंटे के बाद वो तिरंगा नीचे उतार दिया जाता है। शर्म की बात है ऐसी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो इस तरह के झूठे प्रचार देश को बताती है। 1 घंटे में आज तक वो तिरंगा वहां पे नहीं टंगा है। आप तो ऐसा दुष्प्रचार मत करिए, आपने तो वहां पर भटकल के लिए आप सुन लीजिए, आप तो मेरी बात खत्म होने तब आप बीच में टोकिए मत, आप बीच में टोकिए मत, आप सुनिए, जारी रखिए, बात करते हैं चैनल में आके।
आप सुनने का धैर्य रखें और बात तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया और चैनल में आप तिरंगे की बात करते, आत्मसम्मान की बात करते। कल शोपियां के अंदर जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हर दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, सिर्फ इस जवाब में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं फहराया गया? चलिए मुकेश जी अब अश्विनी जी को बोलने दीजिए। अश्विनी जी काफी देर बाद बोल रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा समय दीजिए। अश्विनी जी अपनी बात जारी रखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई ये है कि मैंने जैसे कहा कि तिरंगा इन्होंने लाल चौक में लगाया और 1 घंटे के बाद तिरंगा उतर गया, और जिस सोशल वर्कर ने वो तिरंगा लगाया वो आज दर भटक रहा है, इसलिए कि सरकार को बोल रहा है कि उस तिरंगे को वापस लगाया जाए, लेकिन हवाला ये दिया जा रहा है कि मौसम की खराबी से वो तिरंगा वहां पे नहीं लग सकता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की सरकार क्या ये तिरंगे जो हमारे देश का तिरंगा है वो शेड के अंदर लगता है, किसी प्रकार का उसको कवर किया जाता है। ऐसे बयान, उल्टे सीधे बयान जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठ के देती है। दूसरी बात रही कि आज भी आतंकवाद पूरी तरह से चरम पे है। हर दिन हमारे वीर वहां पे शहादत दे रहे हैं। कल शोपिया के अंदर हमारे 2 वीर जवान शहीद हो गए और 1 आतंकवादी मारा गया। मनोवैज्ञानिक तौर पर सरकार ने हमारी फौज पे ऐसा दबाव बनाया है कि वो जल्दबाजी में अपनी जान गंवा रहे हैं, सिर्फ सरकार की इस कथन पे कि हमें जो है वो आतंकवादी मारे जाने चाहिए। इसके दबाव में हमारे सैनिकों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते हमारे देश के सैनिक जो है बिना वजह जो है वो मारे जा रहे हैं। ये आज होना चाहिए कि आज देश के अंदर सुनिए जारी रखिए। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवाद कश्मीर में है और आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाइए, उसमें पता चलेगा कि आपने कितना आतंकवाद खत्म किया और कितने देश के नौजवान शहीद हुए हैं, कितने नागरिक शहीद हुए हैं। होमवर्क किया आपने? अश्विनी जी, आपने होमवर्क किया है? आपके पास आप पढ़ के आया करें, उधर दिल्ली में बैठ के नहीं दिखाते हैं। आप दिल्ली में बैठ के बातें नहीं बताया करें देश को। मैं कश्मीर से हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है वहाँ पे, जो झूठ बोला जा रहा है। मुझे ये बताइए कि आपने कश्मीर के टुकड़े नहीं किए? घर में बैठ के आपको क्या पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पर? आपको ये पता होना चाहिए कि देश जो अखंड भारत की बात करते थे उसने जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए हैं, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। और ये भारत अखंड भारत की बात करते हैं। भारत का ऐसा नहीं है, लद्दाख के हमने प्रदेश को दे दिया है। आज उसको चाइना कब्जा करके बैठा हुआ है, उसमें कितना छुड़ाया आपने? गलवान के ऊपर चाइना का कब्जा हो गया है। क्या झूठ वहाँ पे अरुणाचल में 100 गाँव का एक देश बना दिया गया है। क्या किया आपने? चाइना तक नाम नहीं ले पाते प्रधानमंत्री। क्या सोर्स आपके पास जानकारी का? आप बता रहे लद्दाख पे चाइना ने? मेरे पास झूठ की जानकारी नहीं, मेरे पास सच्चाई की जानकारी है कि गलवान के अंदर आज भी हमारे दिनेश जी ने रोकी है, इन्हें रोकी है। मुझे बताइए, गलवान के अंदर जब हमारे जवान शहीद हुए 22, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? चाइना को टेलीविजन बंद करने के अलावा चाइना के साथ क्या किया? चलिए चाइना ने कब्जा कर लिया है। चलिए अश्विनी जी, इस बात पर होना चाहिए। चलिए अश्विनी जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है दिनेश। चलिए अश्विनी जी, ये बड़ा मुद्दा। चलिए इनको छोड़िए, अब इन मुद्दों को छोड़िए, हम वापस पंजाब में आते हैं। पंजाब को लेकर अगर बात करें, चुनावों में आपकी पार्टी पंजाब में भी वोट मांग रही है, उत्तर प्रदेश में भी वोट मांग रही है, और पंजाब से जिस तरह का जो वीडियो सामने आया उसमें जो यूपी बिहारी बात जो कही गई, कितना उससे ताल्लुकात रखते हैं और क्या इस तरह की मानसिकता आपको फलने फूलने देगी? लोग आप पर भरोसा करेंगे कि आप एक जगह जाकर दूसरी जगह की बुराई करें? बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पंजाब के बात करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इनका वहां पे कोई आधार ही नहीं है, तो इनसे उसके ऊपर बात करने का तो कोई मतलब नहीं है। रही बात, आपने कहा कि बिहार के लोगों को जो है वो चन्नी जी ने गलत बोला है। चन्नी जी ने ये कहा कि बाहर से आके हमारे भाई जो उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं या दिल्ली के हैं, वो सत्ता जमाना चाहते हैं और वो पंजाबी कभी होने नहीं देगा। और इसका चन्नी जी के बयान के साथ आज भी हम खड़े हैं कि पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब का होना चाहिए, बाहरी नहीं, क्योंकि वही मसले हल कर सकता है जो वहां का नेता हो, वह या प्रदेश का नेता हो। बाहर से आके आप सत्ता जमाते हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और पंजाब के अंदर खासकर जब बाहरी से स्टेट है, बाहरी से कौन है बाहरी से? दिल्ली केजरीवाल कहां से है?
जानकारी है आपको केजरीवाल कुछ? की बात कर रहे हैं, यूपी बिहार से केजरीवाल क्या? अब बताइए क्या उत्तर है आपके पास में? कोई उत्तर नहीं है आपके पास। हम हर किसी को जो बाहर से आता है उसको भैया बोलते हैं। ये पंजाबी में बाहरी कौन है? किसके ये विषय में आपने बाहरी पंजाबी कहा? में बाहरी पंजाबी किसके विषय में में कहा है? सम्मान से हम भैया बोलते हैं। तो और बाहरी अश्विनी किसको जी, बाहरी बोला है? अश्विनी जी, पंजाब में तो उन्होंने अपना चेहरा घोषित किया है। भगवंत मान भी क्या बाहर के हैं? वो तो पंजाब के हैं। देखिए, आप भारतीय देखिए, मैं वही बताने जा रहा हूँ कि पंजाब में तो हमने भगवंत नाम का नाम ही नहीं लिया। हम तो भगवंत मान जी से ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से ये कह रहे हैं कि ये नशा मुक्ति की बात करते हैं, पहले अपने नेताओं को नशा मुक्ति केंद्र ले जाएं, उनको नशे का इलाज कराएं, तब जाके मुख्यमंत्री का चेहरा दिनेश घोषित जी, करें। मुझे इनसे एक सवाल पूछना है। दिनेश जी, मुझे इनसे एक सवाल पूछना है। ये बाहरी किसको कह रहे हैं? ये इसका उत्तर दे दें। ये किसको बाहरी कह रहे हैं? बाहरी हमने केजरीवाल जी के लिए किया था, ना कि केजरीवाल जी तो पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपके राहुल गांधी पंजाब में पैदा हुए थे? बताइए आप। मोदी जी क्या पाकिस्तान में पैदा हुए थे, बिरयानी खाने चले अरे गए? मैं क्या पूछ रहा हूँ? ये क्यों उत्तर है? मेरे को बताइए ना। अगर आप वो केजरीवाल जी को बाहर बिना बाहरी कह रहे हो, बताए देखिए, वो पाकिस्तान जो के आप कहिए वो बिरयानी सही खाने होगी। के आप पाकिस्तानी केजरीवाल क्या को बाहरी कह रहे प्रधानमंत्री? हो, केजरीवाल को आप बाहरी कह रहे हो। केजरीवाल तो वहां सीएम के चेहरे नहीं है। किसके लिए आप बाहरी कह रहे हो? किसके ऊपर आप देखिए- वहां पर उंगली उठा रहे हो? है कोई उत्तर आपके पास? चलिए चलिए, मुकेश जी, अगर मुद्दों को लेकर बात करें तो अब हम थोड़ा कम समय हमारे पास बचा है। कम समय में आप 2-2 मिनट में अपनी बात पूरी रखिए। कौन सा वो मुद्दे हैं, वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने बातों को लेकर गई है, लोगों के बीच में पहुंची है और जिस पर लोग भरोसा जता पाए? आप कम समय में थोड़ा सा अपनी अपनी बात रखिए। मुकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं टीम मैं टीम से कहूंगा कि थोड़ा सा मुकेश जी को तकनीकी शायद कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से हम उन्हें सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए मुकेश जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। तब तक हम चेक करवा रहे हैं कि किस तरह अगर कुछ समस्या है तो उसको दुरुस्त किया जाए। चलिए गोपाल जी, आप 2 मिनट में अपनी बात रखिए कि पंजाब में हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कोई इतना विशेष जनाधार नहीं मिलता है, हालांकि वो मिलजुल कर सरकारें जरूर बन जाती हैं। इस बार क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं, क्या कुछ वो बातें आप लोगों के बीच में रख रहे हैं जिससे जनता आप पर पंजाब की भरोसा जता पाए? देखिए दिनेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो आवाजें पलट के जो आती हैं तो दिक्कत होती है मुझे बोलने में। देखिए, जहां तक बात है जैसा आपने कहा, मैं उससे पहले ये उत्तर देना चाहता हूँ। बाहरी लोगों पे जो बात हो रही थी, ये मेरे गोपाल जी, बाहरी मुद्दे को छोड़िए, आप समय कम है हमारे पास, आप अपने मुद्दे रख दीजिए। ये क्या बोलेंगे? हमारा देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद मुद्दा रहा है हमेशा और राष्ट्र के लिए समर्पित पार्टी है। राष्ट्र में देश के विकास के लिए काम करती है। आतंकवाद जैसे, अलगाव जैसे मुद्दे पर निपटना जानती है अच्छे से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कवर कर दी है और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ जो गठबंधन हुआ है, निश्चित रूप से वो नया रंग लाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और देखिए, जहाँ तक विभिन्न तरह के, जैसे केजरीवाल जी के बारे में निकल कर आया है कि खालिस्तान बनाना चाहते हैं, 5 साल से वहाँ की जनता कांग्रेस की तरफ है ही, उन्हें अच्छे से मालूम है कि उन्होंने क्या किया है। खासकर चन्नी जी ने जब से आया है तब से तो पूछे मत, प्रदेश का क्या से क्या हाल कर दिया है। आपस की उनकी लड़ाइयां नहीं निपट पा रही हैं। तो मैं इतना समझता हूँ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनता देख रही है और इस बार हम पूर्ण बहुमत से सरकार लेकर आएंगे और ये करके दिखाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि कुछ खास है नहीं तो हम आपको बताएं कि इस बार ये सारे मिथक टूटने वाले हैं। ये लोगों ने एक मिथक बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी अकाली दल के साथ में सरकार बनाती रही है और इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ आप पाएंगे कि एकदम से बिल्कुल उलट हुआ है इस बार चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के साथ में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सरकार। चलिए अश्विनी जी। दिनेश जी, देखिए ऐसा है कि 2 चीजों का महत्वपूर्ण इस मुद्दे हैं इस वक्त। एक तो पंजाब की सुरक्षा और जिस तरीके से पंजाब की अस्मिता पर जो प्रहार किया खुद प्रधानमंत्री जी ने,
और उनको आतंकी बताया और ये कहा कि किसानों ने उनको वापस भेजा है और किसान एक जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब के अंदर। और जिस तरह से किसानों ने प्रधानमंत्री और काले कानूनों को वापस करवाया था, उसी तरह मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पे तो खाता खुलने वाला है नहीं, इनका कोई जनाधार है नहीं वहां पे, लेकिन जो आपकी आप पार्टी है वो आतंकवाद के मुद्दे पर लोग वहां पे पूरा संजीदा है और आतंकवाद के खिलाफ वोट डालेंगे और हमारी पार्टी वहां पे चुन के आएगी जिन्होंने आतंकवाद को खत्म करने में जोर लगाया था और पूरी तरह से पंजाब के अंदर पूरा आतंकवाद खत्म कर दिया था। चलिए मुकेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? देखिए, हम काम की राजनीति बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के मॉडल की बात कर रहे हैं। हम पंजाब में चुनाव लड़ेंगे तो अच्छे स्कूल सरकारी बनाएंगे। हम पंजाब में सरकार बना रहे हैं तो बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे। हम पंजाब में सरकार बनाए तो वहां पर ड्रग्स माफिया को जेल भेजेंगे और ड्रग्स माफिया खत्म करेंगे। हम पंजाब में सरकार बनाए तो 18 साल के ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी पंजाब में जा रही है और निश्चित ही इस बार आम आदमी पार्टी की फुल बहुमत सरकार बनेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन एक बात तो साफ है कि 10 मार्च को यह तय हो पाएगा कि आखिर पंजाब किसे स्वीकार करता है, पंजाब के लोग किसे स्वीकार करते हैं। हालांकि अगर तीनों मुख्य दलों की बात करें तो कांग्रेस इस जुगत में है कि जिस तरह से उसकी स्थितियां उलट-पलट हुई, अब वो अपने अस्तित्व को बचाए रखे। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कैप्टन के सहारे बैठी हुई है कि कैप्टन के सहारे उनकी नैया पार लग जाए। तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल और फ्री बिजली फ्री पानी को लेकर लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। देखना यह होगा कि जनता किस पर अपना विश्वास जताती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।